Hello guys, welcome back to Mitra classes and today we are going to discuss objectives of management। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सीरीज का। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। चैप्टर नंबर 1 में हमने एपिसोड नंबर 1 में डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट के और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली। अब आज हमारा ये एपिसोड नंबर 2 है, इसमें हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 टॉपिक है आज की वीडियो के। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, एक बिजनेस है, हर किसी का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको करना क्या है अपने फ्यूचर के अंदर, अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाना है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बाद जो सोसाइटी वगैरह है जिसमें उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है, उस सोसाइटी के लिए क्या उसका ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, और जो उसके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज वगैरह, उनके लिए उस मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो एक मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दूसरा उसके जहां पर वो ऑपरेट कर रहा है उसका ऑर्गेनाइजेशन उस सोसाइटी के लिए, और तीसरा उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे हैं उस एम्प्लॉय के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव है उसको बोला गया है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो उस सोसाइटी के लिए जो ऑब्जेक्टिव है जहां पे आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उसके आसपास के सोसाइटी, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव है उसको बोला गया है सोशल ऑब्जेक्टिव। और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आकर वर्क कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको बोला गया है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें भी 3 ऑब्जेक्टिव हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो अगर बेसिक तौर पे अगर हम देखें यहाँ पे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है कि जो भी वो इनपुट लगा रहा है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर मटेरियल्स वगैरह हो, उस इनपुट से को अच्छे से यूटिलाइज करने के बाद उसको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। ये होता सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कि जितना मैंने इनपुट लगाया उस इनपुट को अच्छे से, जिस लेवल तक मुझे उसका एडवांटेज मिल सकता है उस लेवल तक उस इनपुट को अच्छे से यूटिलाइज करा और आउटपुट को गेट किया। ये ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैसे है भाई, कम इनपुट लगाओगे और ज्यादा आउटपुट पाओगे तो आपका ही प्रॉफिट होगा ना इसके अंदर। कम से कम कॉस्ट लगा के आप ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो यहाँ पे, तो भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी तो पूरा हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात होगी। अब यहाँ पे जो मैंने बोला सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। आपकी बुक्स में लिखा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे, ठीक है, आपकी बुक्स में साफ साफ लिखा हुआ इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं इसको, ठीक है। पहली बात आती है सर्वाइवल। क्या मतलब है सर्वाइवल का? आप लोगों ने वर्ड सुना होगा सर्वाइव। सर्वाइव मतलब लंबे टाइम तक चलते रहना, जीवित रहना। तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि मैनेजमेंट का अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक मार्केट में टिक सके। अब आप जानते हैं कि मार्केट में कंपटीटर्स बहुत होते हैं। जैसे अगर आपकी टेलीकॉम कंपनी है तो टेलीकॉम कंपनी में 10-15 होंगे टेलीकॉम का बिजनेस करने वाले, लाइक जैसे जियो है या वोडाफोन है, सबके आपस में एक दूसरे के कंपटीटर ही तो हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अपने कंपटीटर के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा उस मार्केट के अंदर टिके रहना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है किसी मैनेजमेंट का अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सर्वाइवल का मतलब यही है कि ज्यादा लंबे टाइम तक टिके रहना। और ज्यादा लंबे टाइम तक कैसे टिके रहेंगे? अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी तो टिकोगे उस मार्केट के अंदर। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस आप बंद कर दोगे, ठीक है। इसीलिए सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है। तो प्रॉफिट होगा तो सर्वाइव होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? प्रॉफिट ही है। अब प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो भी आप इनपुट लगा रहे हो
वो क्या है, आपकी कॉस्ट ही तो है। उस इनपुट को लगा के आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो और उस आउटपुट से आप रिवेन्यू अर्न भी तो करोगे। तो आपने इनपुट लगाया तो कॉस्ट हो गई आपकी, उस आउटपुट, जो इनपुट से आउटपुट बना, उस आउटपुट से आपने रिवेन्यू जनरेट करा। तो इसका मतलब है इतना रिवेन्यू जनरेट करो कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, यानी कि आपकी कॉस्ट मान लो 1 लाख है और आपने रिवेन्यू जनरेट कर लिया 2 लाख, तो कॉस्ट कवर हो गया, 1 लाख से कॉस्ट कवर हो गया, 1 लाख जो ऊपर अमाउंट बच गया दैट इज प्रॉफिट। इतना रिवेन्यू जनरेट करना, प्रॉफिट मतलब इतना रिवेन्यू जनरेट कर लेना कि वो जो कॉस्ट आपने लगाई है ना उसको, रिवेन्यू को जनरेट करने में, उस कॉस्ट को कवर कर दे, और जो अमाउंट बचा कवर करने के बाद जो भी डिफरेंस बचा दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, और यही भाई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट होगा तो मैंने क्या बोला, सरवाइव कर पाएगा। तो सरवाइव और प्रॉफिट एक दूसरे से, ये दोनों क्या है, रिलेटेड हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो सरवाइव हो पाएगा। ठीक है, अब सरवाइव प्रॉफिट हमने डिस्कस कर लिया। बात करते हैं ग्रोथ की। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक बिजनेस का, हर एक कंपनी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसका ग्रोथ हो। फ्यूचर के अंदर जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है वो, उस मार्केट के अंदर उसकी ग्रोथ भी हो। अब ग्रोथ किस टर्म में, ग्रोथ बोले तो लॉन्ग रन में ग्रोथ हो, शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन के लिए हमेशा एक बिजनेस सोचता है। तो लॉन्ग रन में उसका ग्रोथ होगा तो उसके लिए और अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। अब प्रॉफिटेबल कैसे रहेगा इसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं ग्रोथ किस टर्म में। ग्रोथ का मतलब है उसकी सेल्स टर्नओवर बढ़ जाए, उसका कॉस्ट कम आने लगे, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होने लगे, और कम से कम इनपुट में उसकी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ये सब चीजों में, या फिर उसके जो इंप्लॉइज हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, कि आज 10 इंप्लॉय अगर वर्क कर रहे हैं तो फ्यूचर में उसके ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 100 इंप्लॉय वर्क करते हुए नजर आने चाहिए। तो ये सब क्या होता है, इंक्रीज, यानी कि जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में आज की सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो, यानी कि कॉस्ट के अंदर नहीं, कॉस्ट तो एक्सेप्शन है, कॉस्ट कम आए। ठीक है, बाकी चीजें में से सेल्स बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ जाए, प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस करता है वो प्रोडक्ट की नंबर्स बढ़ जाए। जैसे आज वो 4 टाइप के प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट, कल को वो 10 टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगे, दैट इज क्या है, ग्रोथ ही तो हुई उसकी। अब ग्रोथ का मैंने बोला प्रॉफिटेबल रहेगा। प्रॉफिटेबल कैसे रहेगा, अगर आपका ग्रोथ होगा, ठीक है, ग्रोथ होगा, सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा आएगा, और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी तो होगा बॉस, और प्रॉफिट होगा तो मैंने क्या बोला, ग्रोथ हुई तभी तो प्रॉफिटेबल हुआ, तो ग्रोथ यानी कि सेल्स बढ़ी तभी आपको प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का मैंने क्या बोला था, सर्वाइव रेट है ये, यानी कि प्रॉफिट होगा तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे लंबे टाइम तक। तो दैट इज, यानी कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ तीनों एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड हैं। अगर ग्रोथ हुई तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, ऐसे आप उल्टा पढ़ो, अगर प्रॉफिट होगा तो सर्वाइव कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी ग्रोथ भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है, देन बात आती है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि अपने, यानी कि जिस सोसाइटी में वो ऑपरेट कर रहा है उसके आसपास जो है, जो भी एरिया है वो सोसाइटी हुई इसके लिए, तो उस सोसाइटी के अंदर वो क्या करे, ऐसे तरीके से अपना प्रोडक्टिविटी करे, ऐसे तरीके से नए नए प्रोडक्ट बनाए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, यानी कि एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, पॉल्यूशन ना हो। ये हो गया सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिशियल करे वो, यानी कि सोसाइटी को नुकसान ना हो उसके प्रोडक्शन की वजह से, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए बेनिफिट करना। फिर बात आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्क कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉइज, उनके लिए कुछ बेनिफिशियल करना, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। नीड्स बोले तो जैसे उनको अच्छी सैलरी देना, गुड सैलरी, कंपिटिटिव सैलरी, जितनी उनकी सैलरी बनती है उसके हिसाब से उनको सैलरी देना। ठीक है, देन दूसरी बात कि उनके रिस्पेक्ट देना,
ये नहीं कि भाई उसको अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे या उसको चिल्ला रहे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसको अच्छा रिस्पेक्ट देना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट जनरेट करके दे, उसको टाइम टाइम पे मोटिवेट करना, ये सब क्या है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। या फिर जो एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्क कर रहा है उसके चाइल्ड के लिए जो है स्कूल वगैरह का इंतजाम करना, यानी कि उसके लिए क्रैचेस और स्कूल वगैरह बनवाना, या फिर उसका इंतजाम करना कि भाई अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने खर्चे पर उसके चिल्ड्रन को स्कूल में पढ़ाएगी। तो दैट इज, ये क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर बात आती है इंपॉर्टेंस क्या क्या है सर इसके, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है भाई। अब देखो जितनी भी आज बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो रिलायंस हो या फिर आदित्य बिरला ग्रुप हो या कोई सी भी कंपनी हो, ये सब आज इस लेवल पे क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट को फॉलो किया, मैनेजमेंट को फॉलो किया तो इनको जो है प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो ग्रोथ होती गई होती गई होती गई और ये आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैनेजमेंट जो है आपके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अब मैनेजमेंट के मैंने 5 पॉइंट में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, आपकी बुक में भी दे रखा है वैसे, कि मैनेजमेंट जो है 5 पॉइंट में शो कर रखा है कैसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। इसमें पहला पॉइंट आता है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। अब ग्रुप गोल्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कि मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें सारे इंडिविजुअल अपना अपना एफर्ट लगाते हैं और गोल को अचीव करते हैं। तो ग्रुप गोल का मतलब क्या है, जितने भी इंडिविजुअल हैं सब अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो भाई सबका ग्रुप बन गया, उन सबका एक पर्टिकुलर गोल होगा जिसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। तो एफर्ट लगा रहे हैं तो उस गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट ही हेल्प करता है। अगर वो अकेले अकेले, जैसे एक पूरी बहुत बड़ी कंपनी है उसमें 1000 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, अगर सब अपना अलग अलग एफर्ट लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, सब इकट्ठा नहीं कर रहे, सब अलग अलग एफर्ट लगा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं एफर्ट लगाने के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि भाई आपका गोल, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि सब अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपना एफर्ट तो लगा रहे हैं वो, लेकिन डायरेक्शन उनकी अलग अलग है, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे में गोल कभी अचीव नहीं होगा। ऐसे में ही मैनेजमेंट क्या करता है, उन सब इंडिविजुअल के एफर्ट को सम अप कर देता है, यानी सबके एफर्ट को मिला देता है। यानी कि बोला था मैंने आपको सबका साथ सबका विकास वाली बात यहां पे आती है कि मैनेजमेंट क्या करता है, सबके एफर्ट को मिलाता है और एक पर्टिकुलर गोल की डायरेक्शन में भेज देता है, तब जाके वो गोल अचीव हो जाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। देन बात आती है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, मैंने आपको कल बताया था, जो लास्ट वीडियो हमारी थी एफिशिएंसी है, मैंने आपको बताया था कि काम को कंप्लीट करना, कंप्लीट करने के साथ साथ कॉस्ट का भी ध्यान रखना कि काम को मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करना ही क्या है, एफिशिएंसी है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। इंक्रीज मतलब कम से कम इनपुट लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। वो कैसे करता है, एम्प्लॉयज के ऊपर उनको डायरेक्ट करता है, उनको देखता है कि भाई कहीं कोई एम्प्लॉय मटेरियल को वेस्ट तो नहीं कर रहा है, वेस्टेज तो नहीं हो रही कहीं पे, अगर वेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ज्यादा आएगी आएगी। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है, मटेरियल की कॉस्ट या जो भी कॉस्ट वगैरह है उसको इनपुट को आउटपुट में बदलने में उस कॉस्ट को कम से कम रखता है और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और इसलिए एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। समझ गए बात को। अब यहां पर नेक्स्ट जो बात आती है वो है हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। अब मैंने आपको बोला था ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी में क्या था, जहां पे सारे इंडिविजुअल अपना एफर्ट लगा रहे हैं, तो ग्रुप एक्टिविटी के अंदर भाई सब अपना अपना एफर्ट लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन भी हैप्पी होकर, खुश होकर, जिन्होंने उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करी है उस एम्प्लॉय के लिए कुछ ना कुछ करेगा, उनका जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको भी पूरा करने में हेल्प करेगा। तो यही बात मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि मैनेजमेंट जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करता है। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट हो रहा है, कुछ ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अपने एम्प्लॉय को बोनस वगैरह भी देगा ना उस काम के लिए, भाई उन्होंने इतना अच्छे से काम किया तभी इतना प्रॉफिट हुआ जाके। तो दैट इज क्या, मैनेजमेंट हेल्प इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
देन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। सोसाइटी का डेवलपमेंट मतलब, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, ताकि उस सोसाइटी का विकास हो सके, वो सोसाइटी भी ग्रोथ कर सके और उनमें जो है इलिटरेट जो भी है उसको लिटरेट कर दे, यानी कि उनके लिए स्कूल वगैरह ओपन करे, ठीक है, उनके जो चिल्ड्रन वगैरह है उसके लिए स्कूल ओपन कर दे, जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। भाई जानते हैं आप, जिसको ज्यादा ज्ञान मिलेगा उसके यहाँ उसकी डेवलपमेंट होती है। तो सबसे बेसिक है भाई, उसको ज्ञान अच्छा देंगे, वहां के चिल्ड्रन को, सोसाइटी के चिल्ड्रन को ज्ञान अच्छा देंगे तो उस सोसाइटी का डेवलपमेंट भी तो होगा ही होगा। तो पहली बात है भाई, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, उस सोसाइटी में जो भी ऐसे लोग हैं जो काम कर सकते हैं उनको लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, तो इस तो सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी ही होगी। देन क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है, मैंने आपको बोला था कल डायनेमिक वर्ड का मतलब मैंने आपको समझा चुका हूं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, कि मैनेजमेंट जो है क्या है, डायनेमिक एक्टिविटी है। यानी कि ये डायनेमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो भी एनवायरमेंट में चेंज आया है, चाहे वो लीगल फैक्टर की वजह से आया हो, इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से आया हो, पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से आया हो, या किसी भी वजह से आप जिस जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं उसके आसपास किसी भी वजह से कोई चेंज आया हो, उस चेंज के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, दैट इज डायनेमिक एक्टिविटी। यानी कि अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपके एनवायरमेंट में जो भी चेंज आया है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करो, तभी आप जो है अपना गोल अचीव कर सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय अपने आप को चेंज करना चाहता हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दैट इज, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि मैनेजमेंट ही उनको हेल्प करता है चेंज करने में। अब मान लो मैनेजमेंट ना हो, अचानक से कुछ चेंज आ जाए एनवायरमेंट के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने गोल को अचीव करने के लिए चेंज होना पड़ेगा उस एनवायरमेंटल चेंज की वजह से। तो अब कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो चेंज नहीं होना चाहते होंगे, बोलेंगे भाई नहीं भाई ये हमारा ठीक है, ये जो ऑपरेट कर रहे हैं फैमिलियर है हमारे लिए, हम इसमें ही ठीक है, हमको नहीं चेंज होना कुछ आगे। तो ये क्या है, रिजिस्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं चेंज होने से। और मना कर रहे हैं तो कंपनी को लॉस होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। तो इसी केस में मैनेजमेंट उनको हेल्प करता है, बताता है, उनको इस लायक बनाता है, उनके लिए व्यवस्था करके देता है कि भाई वो चेंज हो तो उनको भी ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट करता है। अब एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने बोला कुछ एम्प्लॉयज मना कर देते हैं, भाई क्यों मना करते हैं, जरा आपसे एग्जांपल एक क्रिएट करके देखते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग अभी 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, अभी 6 मंथ बीत चुके हैं, आपको 12th क्लास में आए हुए आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। तो वहीं पर अगर आपको अचानक बोला जाए कि आपका बिजनेस स्टडीज जो है सब्जेक्ट वो कोर्स से हटाया जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं मना करेंगे ना कि हमने 6 महीने बिजनेस स्टडी पढ़ा, हमको तो इसमें सब कुछ आने लग गया था, हमको समझ आने लग गई थी बिजनेस स्टडीज, अब नया सब्जेक्ट आप दे रहे हैं तो हमको कैसे समझ आएगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं फैमिलियर हो गए थे बिजनेस स्टडीज के साथ। तो फैमिलियर हो गए थे तो इसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट आ गया था उसमें, लेकिन अचानक से आपको बोला गया ना भाई चेंज करना है, तो आप मना करेंगे कहीं ना कहीं। दैट इज, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एम्प्लॉइज इसीलिए मना करते हैं कि भाई पुराने एनवायरमेंट में तो भाई पूरी तरह से इंटरेस्ट उनको आ गया था, अब नए एनवायरमेंट में कैसे वो घुल मिल पाएंगे, कैसे नॉर्मल हो पाएगी सिचुएशन। तो इसीलिए एम्प्लॉइज मना करते हैं और वहीं पे मैनेजमेंट हेल्प करता है उनको चेंज होने में। ठीक है, देन बात आती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कुछ उनको अथॉरिटी दी जाती है, इसी वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ बनती है। तो इसी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की वजह से ही सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट का रिलेशन भी क्रिएट होता है। कि बहुत सारे लोग हैं तो सबको जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि किसी को अथॉरिटी दी है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली होगी कि तुम्हें ये काम पूरा करना है इतने डेट से पहले और मुझे आके रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करेगा जिसको जाके, वो क्या होगा, सुपीरियर होगा, और जो रिपोर्ट कर रहा है वो सबऑर्डिनेट होगा, यानी कि जूनियर बोल लो आप।
देन इसमें देखते हैं कौन कौन से लेवल्स होते हैं। अब मैंने आपको बोला कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट होता है, तो इसी वजह से इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है लेवल्स में बढ़ जाता है, 3 लेवल में बढ़ जाता है। सबसे पहला लेवल आता है टॉप मैनेजमेंट, जो सारा कुछ देखता है, प्लानिंग देखता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब चीजों का ध्यान कौन रखता है? टॉप मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है? उसके हिसाब से वर्क करता है, जो उसको टॉप मैनेजमेंट ने बताया है कि हाँ हमको इस तरीके से वर्क करना है, उसके हिसाब से वो क्या करता है? इनपुट लेके आता है, इनपुट मंगवाता है, इनपुट पे जो है वर्क सारा बताता है क्या करना है, कैसे करना है। फिर है ऑपरेशनल, ये सुपरवाइजरी, जिस लेवल पे जो लेबर वगैरह वर्क करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज सुपरवाइजरी, जहां पर उनके ऊपर नजर रखी जाती है वर्कर के ऊपर, कोई गलत तो नहीं कर रहा, कुछ वेस्ट तो नहीं कर रहा वो, इसलिए सुपरवाइजरी बोला जाता है। इसको सुपरवाइज करना, लोगों को, लेबर्स को सुपरवाइज करना, इसलिए सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, तो जो टॉप मैनेजमेंट की पहले बात करते हैं कि टॉप मैनेजमेंट आखिर क्या करता है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। पहला तो इसमें आता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सबसे पहला तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यानी ऑफिसर टाइप लोग इसमें आते हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर लेवल के लोग हैं, यानी कि सीईओ, सीएमओ, ये सारे किसमें आते हैं? टॉप लेवल पे आते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल लो आप। ठीक है, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं? नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं? 5 फंक्शन है इनके। पहला है क्या कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल और स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं, यानी कि यही वो लोग होते हैं जो बताते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या रहने वाला है, उनको क्या अचीव करना है। ठीक है, गोल तो बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बताते हैं भाई किस तरीके से अचीव करना है, यानी मेथड ऑफ अचीवमेंट, कैसे अचीव करना है, वो स्ट्रेटजी बता देते हैं भाई किस स्ट्रेटजी के साथ हम अचीव करेंगे गोल को। ठीक है, देन बात आती है कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अब क्या करता है ये? डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को भी कोऑर्डिनेट करता है अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह, हर डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन सब डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ता है, तभी गोल अचीव हो पाता है। तो यही वो लोग होते हैं, वो सब डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके रखते हैं, किसके हिसाब से? जो इनको ऑब्जेक्टिव है मेन, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सबको कोऑर्डिनेट करके रखते हैं ताकि सब लोग एक ही गोल की तरफ जाएं। ठीक है, देन बात आती है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यही वो लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए और उसके वेलफेयर के लिए। अगर कल को कुछ होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर बंद करनी पड़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन ठहराया जाएगा? रिस्पॉन्सिबल कोई तो होना चाहिए ना, तो रिस्पॉन्सिबल इन्हीं को ठहराया जाता है। भाई तुमने प्लानिंग करी थी इस हिसाब से तुमने गोल सेट करे थे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। अभी लोग क्या करते हैं? बिजनेस एनवायरमेंट को भी एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब जिस जगह पर आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके आसपास की सोसाइटी को क्या बोला गया? एनवायरमेंट बोला गया है, बिजनेस एनवायरमेंट बोला गया है। उसको एनालाइज करते हैं ये लोग कि भाई कहीं कुछ चेंज वगैरह तो नहीं आ रहा है। ठीक है, और चेंज आ रहा है तो उसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा फर्म के सर्वाइवल पर। और ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस के बाहर का इलाका हो, आपके बिजनेस के अंदर, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का भी एनवायरनमेंट भी क्या कहलाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट ही कहलाता है। यानी इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह का ध्यान रखना, भाई कहीं कुछ चेंज तो नहीं आ रहा, कहीं कुछ चेंज वगैरह हो रहा है तो उसको देखना, और उसके बाद ये देखना कि उस चेंज की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल पर कोई फर्क पड़ेगा
या नहीं पड़ेगा, ये भी कौन देखता है भाई, टॉप मैनेजमेंट के लोग देखते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। और यही वो लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा तो भी, बुरा इंपैक्ट पड़ेगा तो भी, सब बात के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि सारी प्लानिंग इन्हीं की होती है, इसलिए टॉप मैनेजमेंट ही हर जगह रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर है मिडिल मैनेजमेंट। ये लोग कौन होते हैं, ये कोई ऑफिसर वगैरह नहीं होते, ये सब कौन होते, सारे मैनेजर होते हैं जो मैनेज करते चीजों को। ठीक है, इसलिए कौन होते हैं, मैनेजर। अब इसमें मैंने एग्जांपल कुछ लिखे हैं, 3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, उसको देख लेते कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब लोग होते हैं मैनेजर टाइप जो मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं, मिडिल लेवल पे आते हैं। ठीक है, देन इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो जो टॉप मैनेजमेंट के लोगों ने इनको बोल दिया, तो जो इनको बताया, पॉलिसी जो इनको बताई कि हमारा गोल क्या रहेगा, क्या अचीव करना है, उसके हिसाब से लोगों को बताते हैं कि भाई देखो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से हमको ये ऑर्डर आया है, उसी को इंटरप्रेट करते हैं ये। ठीक है, देन इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल। फिर वो देखते हैं कि भाई टॉप मैनेजमेंट ने जो हमको वर्क बोला है, जो गोल बोला है, उस गोल को अचीव करने के लिए उसके डिपार्टमेंट में पर्सनल है, पर्सनल मतलब लोग हैं कि नहीं, पर्सोनल बोला गया यहाँ पे। ठीक है, कि उसके डिपार्टमेंट पर्सोनल यानी कि लोग हैं कि नहीं उस गोल को अचीव करने के लिए, ये इंश्योर करता है मैनेजर। ठीक है, देन बात हो रही असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। फिर उसने देख लिया, हाँ ठीक है भाई इतने पर्सोनल हमारे डिपार्टमेंट में हैं, अब फिर उनको क्या करता है, ड्यूटीज असाइन करता है। असाइन मतलब उनको ड्यूटीज बताता है कि भाई उनकी क्या ड्यूटी रहेगी, उस गोल को अचीव करने में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी। ठीक है, देन इनका फंक्शन, चौथा फंक्शन है मोटिवेट करता है उनको, मोटिवेट देम फॉर हायर प्रोडक्टिविटी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। फिर उन पर्सोनल्स को ये मोटिवेट भी करता है कि वो हायर प्रोडक्टिविटी कर सके और डिजायर्ड जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करके दिया है टॉप मैनेजमेंट ने उसको अचीव कर सके। ठीक है, देन मैनेजमेंट क्या करता है, जो मिडिल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, 5वां फंक्शन है इसका, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उसके सेम लेवल पे, यानी कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स है तो ह्यूमन रिसोर्स का अलग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा, लेकिन है तो ये एक ही लेवल पे ना, है तो मिडिल पे ही, तो सेम लेवल हुए, तो सेम लेवल के डिपार्टमेंट के साथ क्या करता है, कोऑपरेट करके चलता है, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते चलता है, तो ही क्या होता है भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाता है। इसीलिए मिडिल मैनेजमेंट का जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अपने ही लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करके चलता है। फिर बात आती है ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके क्या फंक्शन है, पहली बात इसमें आते कौन कौन से लोग हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था इसके अंदर लेबर वगैरह जितनी वर्कर वगैरह होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं मेन, वो लोग इस लेवल पे आते हैं, और उनके ऊपर जो नजर रखता है यानी कि सुपरवाइजर वो भी इसके अंदर ही आता है। इसलिए इसको बोला गया ऑपरेशनल, यानी कि जो वर्कर ऑपरेशन यानी कि इनपुट से आउटपुट बना रहे हैं वो ऑपरेशन ही तो है, तो इसीलिए ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी बोले तो जो उन वर्कर्स पर नजर रख रहा है, इसलिए सुपरवाइजर यानी कि सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इनके फंक्शन की बात करें अगर, तो इनके 4 फंक्शन मैंने यहाँ पे बेसिकली जो मेन में है वो लिखे हैं। जिसमें पहला फंक्शन है डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट ऑफ द वर्कर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड। देखो इसका क्या मतलब है, जो सुपरवाइजर है वो वर्क फोर्स के एफर्ट को देखता है कि भाई उनका जो वर्क फोर्स है वो कितने अच्छे ढंग से प्रोडक्शन कर रहा है,
सुपरवाइजर क्या करता है, डायरेक्टली देखता है, नजर रखता है उनके ऊपर कि कौन कितना सही काम कर रहा है, और इसके अंदर ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सुपरवाइजर की, सुपरवाइजर को जो अथॉरिटी दी जाती है और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी लिमिटेड ही होती है एज पर टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो भी उसको कहा है उसी के हिसाब से उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई ज्यादा अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, जितना टॉप मैनेजमेंट ने कहा है उतनी ही उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। ठीक है। देन दूसरा फंक्शन है इंटरेक्ट विद द वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट। जो वर्कफोर्स है आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उस वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्ट कौन करता है, यही लोग होते हैं, यानी सुपरवाइजर ही उनके साथ बात करते हैं और उनको सारा बताते हैं कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है और कब तक प्रोड्यूस करना है। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको मिडिल मैनेजमेंट ने दी है, उसको मिडिल मैनेजमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है सुपरवाइजर को कि हाँ हमको ये प्रोड्यूस करना है, इतने टाइम में प्रोड्यूस करना है, वो सारी की सारी बातें वो किसको आके बताएगा, वर्कर्स को बताएगा कि भाई वही तो है आखिर, वही तो प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उनको पता होना चाहिए क्या प्रोड्यूस करना है, कब तक प्रोड्यूस करना है। तो इसलिए सुपरवाइजर ही उनको सारी बातें बताता है जो भी उसको मैनेजर यानी कि मिडिल मैनेजमेंट ने जो भी उसको कहा है। ठीक है। देन थर्ड है थ्रू देयर एफर्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल मिनिमाइज्ड। सुपरवाइजर का ही एफर्ट होता है जिसकी वजह से मटेरियल की वेस्टेज कम से कम होती है और अच्छे से अच्छा आउटपुट मिलता है। सुपरवाइजर ही क्योंकि ध्यान रखता है ना कि कोई मटेरियल को वेस्ट तो नहीं कर रहा है, कोई अच्छे ढंग से काम कर भी रहा है कि नहीं, तो इसलिए सुपरवाइजर अगर ध्यान रखेगा तो आउटपुट की क्वालिटी तो इंप्रूव होगी होगी। जैसे एग्जाम में आप लोग देखते हैं, अगर इन्विजिलेटर जो है अच्छे ढंग से नजर रखेगा तो चीटिंग की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही सुपरवाइजर भी देखता है कि नजर रखता है कोई गलत तो नहीं कर रहा, तो इसीलिए जो है कि भाई उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है आउटपुट की। ठीक है। और मटेरियल का वेस्टेज भी कम होता है। इसी तीसरा फंक्शन है। देन फोर्थ फंक्शन देखो क्या है, दे रिप्रेजेंट द वर्कर्स grievances before the management and maintain discipline among the workers। सिंपल से मतलब है, आप समझ गए होंगे इसका मतलब कि वर्कर को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वर्कर को कुछ चाहिए या फिर उसको लग रहा है कि भाई हमारे को कुछ ज्यादा प्रेशराइज करा जा रहा है, हमको इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए, अगर प्रेशर दे भी रहे हैं तो हमको सैलरी ज्यादा दो, वेजेस वगैरह जो भी है वो हमको ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम, कुछ भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम सुपरवाइजर के पास वर्कर बोलते हैं कि भाई सुपरवाइजर को जाके वो बोलते हैं प्रॉब्लम अपनी कि भाई देखो हमको ये प्रॉब्लम है। फिर वो सुपरवाइजर का काम होता है कि वो अपने से टॉप लेवल जो उससे जो सीनियर है, जो उसका सुपीरियर है, उसको जाके वो बताए कि देखो वर्कर की ये प्रॉब्लम है। यानी कि सुपरवाइजर क्या करता है, मैनेजमेंट के सामने वर्कर्स की सारी प्रॉब्लम को रख देता है कि देखो वर्कर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से वर्कर अच्छे ढंग से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो। ठीक है। तो ये हो गए इसके 4 फंक्शन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके हमको जरूर बताओ कि आपको क्या क्या समझ आ गया है और कितना समझ आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन यानी कि नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके और आप मैनेजमेंट की वीडियोस को देख सकें। आपकी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की वीडियोस अब देखने को मिल जाए आपको सबसे पहले और आप मार्क्स अच्छे से अचीव कर सके अपने एग्जाम के अंदर। तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।